A very good afternoon to all of you. Starting the webinar, welcome to DTRTI Lucknow's daily webinars, and we are discussing section 143 under the procedure for assessment. So, आज इस 143 सेक्शन को ज़रा ठीक से कवर करते हैं और जो हमने इसका पोर्शन सुबह किया था उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी ठीक से कवर कर लेते हैं। सेक्शन 143 की हेडिंग है असेसमेंट। तो कई जगह जहां पर आपने देखा होगा लिखा हुआ कि फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ये नोटिस भेजा जा सकता है, फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट ये नोटिस भेजा जा सकता है, कहीं ऐसा लिखा होता है, और कहीं ये लिखा होता है ड्यूरिंग द इंक्वायरी और प्रोसीडिंग्स कोई नोटिस भेजा जा सकता है। तो जहां पर असेसमेंट की बात आती है वहां पर सवाल ये उठता है कि अगर के पर्पज से कुछ किया जा रहा है कार्य तो क्या असेसमेंट करना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि असेसमेंट के पर्पज से कोई कार्य कर रहे हैं, कोई नोटिस भेज रहे हैं, कोई रिटर्न मंगवा रहे हैं, 142(1) में जो रिटर्न मंगा रहे हैं हम, तो जब रिटर्न आती है हमारे पास उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमको उसको स्क्रूटनाइज करना है कि नहीं करना है। और नोटिस भेजने से पहले ये डिसीजन लेना संभव नहीं है कि केस का हमको असेसमेंट करना है कि नहीं करना। और वैसे भी जब हम कहते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट, तो वहां पर ये नहीं कि फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग असेसमेंट या फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग एनी इनकम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई है। ऑब्वियसली जब किसी को कहा जाएगा कि रिटर्न भरो तो उसका जो पर्पस है यही हो सकता है कि उसको असेस किया जाए। जब वो रिटर्न भरता है तो हम उसको प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस करने के बाद हम ये डिसीजन लेते हैं कि इसकी और डीपर स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है कि नहीं है, और सारे केस में हम करते नहीं हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ किसी ने रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं भरा तो ऐसा नहीं कि उसको हम हर केस को स्क्रूटनी में लेके और उसका असेसमेंट कर देंगे। तो जहां भी लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट, पर्पज असेसमेंट का हो सकता है, लेकिन असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू करना कोई जरूरी नहीं है। ये बात हमको मद्देनजर रखनी है। तो 143 सेक्शन में के सबसेक्शन 1 में ये कहा जा रहा है कि वेयर रिटर्न हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 139 और इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस अंडर 142(1) सच रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर। प्रोसेसिंग की बात हो रही है कि जो रिटर्न 139 में के तहत फाइल होती है या 142(1) के नोटिस के रिस्पॉन्स में फाइल होती है उसका प्रोसेसिंग की जानी है। 143(1) इज अबाउट प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या करना है, नेमली मैनर क्या है उसका प्रोसेसिंग का। पहले नंबर ए में आपको टोटल इनकम या लॉस को कंप्यूट करना है निम्नलिखित एडजस्टमेंट्स को करके। बी में कहा जा रहा है कि उसके बाद आपको टैक्स, इंटरेस्ट या फी कंप्यूट करनी है। सी में कहा जा रहा है कि कितना सम पेएबल है एसएससी के द्वारा या कितना रिफंड उसको ड्यू है, वो आपको कंप्यूट करना है, उसको डिटरमिन करना है। और उसके बाद एक इंटीमेशन भेजना है प्रिपेयर करके, जनरेट करके, कि आपका ये एडजस्टमेंट हम करना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो रिफंड ड्यू है वो उसको पे कर देना है। तो इसमें अब ये एडजस्टमेंट कौन से करने हैं। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है कि जितने भी अरिथमेटिकल एरर है, टोटलिंग एरर, जोड़ घटा, वो ठीक करना है। उसके बाद कोई भी अगर इनकरेक्ट क्लेम है, इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न, कोई असत्य दावा किया गया है और यदि वो दावा, उस दावे का इनकरेक्टनेस या उसका गलत होना प्रत्यक्ष है,
अपेरेंट है, जो भी रिटर्न में इंफॉर्मेशन दिख रही है उससे बिल्कुल साफ है, क्लियर है, प्रत्यक्ष है, अपेरेंट है कि वो जो क्लेम है वो इनकरेक्ट है। तो अगर ये प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष कैसे तय होगा ये बाद में एक्सप्लेनेशन में आपने देखा था, वो आएगा अभी, तो उसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। इनफैक्ट अभी भी हम इसको देख सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि इनकरेक्ट क्लेम इज अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न, तो उसको बाद में नीचे डिफाइन किया गया है कि ये जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, क्लेम का इनकरेक्ट होना, अपेरेंट फ्रॉम द रिटर्न, ये यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है एन इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि वो ऐसा क्लेम है जो कि एक एंट्री के बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री इन द रिटर्न। कोई एंट्री रिटर्न में है, उस एंट्री के बेसिस पे ये क्लेम किया जा रहा है। और ये एंट्री किस चीज़ की है? A1 में लिखा है कि एंट्री एक ऐसे आइटम की है जो कि इनकंसिस्टेंट है, यानी मेल नहीं खाती विथ अनदर एंट्री ऑफ द सेम। एक और एंट्री जो सेम आइटम की एंट्री है उससे मेल नहीं खा रही, यानी एक ही आइटम की एक एंट्री एक जगह की जा रही है और उसी आइटम की दूसरी एंट्री दूसरी जगह की जा रही है। आइटम वही है, उसकी राशि बदल के दूसरी जगह लिखी जा रही है, या सम अदर आइटम भी हो सकता है, यानी कोई दूसरा आइटम है रिटर्न में जो एंट्री है उससे इनकंसिस्टेंट है कोई और एंट्री, यानी वो मेल नहीं खाती है। तो कैसे मेल नहीं खाएगी? तो जो मेल नहीं खाने की बात है वो ये होता है कि जैसे एक जगह पर एक टैक्स की राशि लिखी है और उसी टैक्स की राशि या कोई इंटरेस्ट की राशि लिखी है, वही इंटरेस्ट की राशि दूसरी जगह पर कुछ और लिखी है। और या फिर कोई अगर एक्सपेंडिचर है, कोई क्लेम है, कोई डिडक्शन है, एक जगह पर कुछ और लिखा है, दूसरी जगह पर डिडक्शन कुछ और राशि लिखी हुई है। उसके बाद कहीं मान लीजिए कि 10% का डिडक्शन है और एक्चुअली डिडक्शन जहाँ प्रतिशत है वहाँ तो 10 लिखा हुआ है, और जो डिडक्शन किया हुआ है वो 5% किया हुआ है। तो इस तरह से इनकंसिस्टेंसी आ सकती हैं जो भी एंट्रीज हैं रिटर्न में उनके बीच में। और अगर वो जो आइटम्स हैं रिटर्न में जो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, वो या तो बिल्कुल हूबहू एक जैसे आइटम हो सकते हैं या फिर वो अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है ये तय करने का कि कोई इनकरेक्ट क्लेम है अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न, तो एक ऐसी एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्री in the return in respect of which the information required to be furnished under this act to substantiate such entry, जिस एंट्री के रिस्पेक्ट में कोई सूचना फर्निश करना जरूरी है अंडर दिस एक्ट, उस एंट्री को सब्सटैंशिएट करने के लिए, यानी उसको साबित करने के लिए, उसकी मजबूती को साबित करने के लिए वो इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की गई रही है, तो उस कंडीशन में भी ये मान लिया जाएगा कि ये एक इनकरेक्ट क्लेम है जो कि अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न है। जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न, इस पूरे को ढंग से डिफाइन किया जा रहा है, तो इसके जो चार दीवारी से हमको बाहर नहीं निकलना है, केवल इसके चार दीवारी में जो चीज है वही देखते हुए हमको इनकरेक्ट क्लेम को एडजस्ट करना है। और तीसरा ये है कि कोई ऐसी एंट्री वो डिडक्शन की है, entry in the return in respect of a deduction where such deduction exceeds the specified statutory limit, जहां वो जो डिडक्शन है वो स्टैट्यूट के द्वारा जो लिमिट सेट की गई है उससे ज्यादा है, यानी टैक्स एक्ट जितनी लिमिट सेट करता है उससे ज्यादा लिमिट का डिडक्शन क्लेम किया गया है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आप देखते हैं 30% का डिडक्शन है,
30% की जगह 40% कर लिया, विच मे हैव बीन एक्सप्रेस्ड एज मॉनेटरी अमाउंट, और ये डिडक्शन एक पैसे की राशि, रुपयों की राशि के रूप में एक्सप्रेस किया हो सकता है, या परसेंटेज के रूप में हो सकता है, और या फिर किसी रेशो या फ्रैक्शन के रूप में भी वो एक्सप्रेस्ड हो सकता है। तो केवल इन 3 कंडीशंस में जो यहां दी हुई हैं, हमको ये निष्कर्ष निकालना होगा कि वो इनकरेक्ट क्लेम है जो कि अपेरेंट है उस इंफॉर्मेशन से जो रिटर्न दी हुई है, रिटर्न में दी हुई है। और खास तौर पे अगर इस बात को अगर आप ध्यान से देखें, ये वो चीजें हैं जो कंप्यूटर अपने आप आसानी से पकड़ ले। कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जा सकता है कि इन गलतियों को पकड़ने के लिए, तो इसलिए इसमें भी कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ये काम कंप्यूटर कर सकते हैं। और इनकरेक्ट क्लेम के बाद कोई अगर लॉस क्लेम किया गया है, उसका डिसअलाउंस किया जा सकता है। अगर कब आप लॉस को डिसअलाउ करेंगे? इफ द रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर विच द सेट ऑफ लॉस इज क्लेम्ड, जिस प्रीवियस ईयर के लिए लॉस का सेट ऑफ क्लेम किया जा रहा है, उस प्रीवियस ईयर की जो रिटर्न है वो 139(1) सेक्शन में, सबसेक्शन में जो ड्यू डेट स्पेसिफाइड है उसके बाद अगर फाइल की गई, क्योंकि पहले ही क्लियर कर दिया गया कि लॉस का क्लेम जो है तभी किया जा सकता है जब टाइम से रिटर्न ड्यू डेट से पहले या उस ड्यू डेट तक फाइल हो जाए। और उसके बाद ये तो हो गया डिसअलाउंस ऑफ लॉस, जहां पर रिटर्न लेट फाइल होती है उस ईयर की जिस प्रीवियस ईयर के लिए लॉस का सेट ऑफ क्लेम किया जा रहा है। उसके बाद कोई एक्सपेंडिचर का भी डिसअलाउंस किया जा सकता है जो कि ऑडिट रिपोर्ट में इंडिकेटेड है कि ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो डिसअलाउ होना चाहिए, बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन द रिटर्न। लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में भले ही वो इंडिकेटेड है, लेकिन टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त उसको अकाउंट में नहीं लिया गया, उस एक्सपेंडिचर का डिसअलाउंस का एडजस्टमेंट किया जा सकता है। उसके बाद हमें वो डिडक्शन भी डिसअलाउ कर सकते हैं, डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन, जो कि इन धाराओं में, जो कि 10A और उसके बाद 10AA और उसके बाद 80 का IAB, या यू कैन से कि 1A 1AB, rather IA IAB IB IC ID एंड IE। ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस के तहत जो डिडक्शन क्लेम किया जा रहा है, इसका भी, इस डिडक्शन को भी डिसअलाउ किया जा सकता है अगर रिटर्न जो है वो 139(1) के तहत जो टाइम स्पेसिफाइड है, ड्यू डेट स्पेसिफाइड है, उसके अंतर्गत नहीं भरी गई। और उसके बाद एक एडजस्टमेंट और बताया जा रहा है, जो एडिशन ऑफ इनकम अपियरिंग इन फॉर्म 26A। फॉर्म 26A में कोई इनकम दिखाई पड़ रही है, उसको ऐड करने वाली बात है, या फॉर्म 16A या फॉर्म 16 में है जो इनकम जो दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसको, जैसे आपने देखा था कि 1 अप्रैल 2018 से इस एडजस्टमेंट को जो नंबर 6 पे है ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि फॉर्म 26A में जो एंट्रीज आती हैं वो डिडक्टर के इंस्टेंस पे आती हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। अव्वल तो डिडक्टर खुद भी अपने रिटर्न को कई बार रिवाइज कर देते हैं, और केवल डिडक्टर के कह देने से हमको एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए किसी के रिटर्न में जो उसने क्लेम किया हुआ है, क्योंकि उसमें फिर प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, और दैट प्रोसेस मस्ट हैव अ नेचुरल जस्टिस इन्वॉल्व इन इट। अपॉर्चुनिटी देना चाहिए एसएससी को उसके लिए। एंड provided that no adjustment shall be made unless an intimation is given to the SSC। और एडजस्टमेंट करने के लिए एसएससी को इंटीमेशन देना होगा कि ये एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं। हालांकि जो कंप्यूटराइज स्कीम है उसमें इसको ओवरकम कर लिया गया, क्योंकि कंप्यूटराइज स्कीम में बोर्ड को पावर है कि बार बार ये इंटीमेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो इंटीमेशन था वैसे एक नेचुरल जस्टिस के रूप में दिया जाता था। एक इंटीमेशन जो है दैट इज़ नॉट अ फाइनल थिंग, एंड और कंप्यूटर से होता है तो उसमें कोई ज़्यादा गलती के होने की भी उम्मीद नहीं होती है। तो इसलिए ये
बेहतर है कि इस तरह का जो एडजस्टमेंट है जो फॉर्म 36 के आधार पे वो ना ही किया जाए. And provided further the response received from the SSC, if any, shall be considered before making any adjustment. और जहाँ पे वो नोटिस इंटीमेशन दिया जाता था वहाँ एसएससी से जो रिस्पांस आता है उसको भी कंसिडर करके ही एडजस्टमेंट किया जाता है. और जहाँ रिस्पांस नहीं आता था, वेयर देयर वाज नो रिस्पांस रिसीव्ड 30 दिन तक, नोटिस के इशू होने के 30 दिन तक, तो ऐसा एडजस्टमेंट फिर कर दिया जाता है. और फिर वही बात की जा रही है कि जो 6 है सब क्लॉज, उसके तहत जो रिएक्शन है वो 1 अप्रैल 2018 से ख़त्म कर दिया गया है. उसके बाद क्या और डिटरमिन करना है? टैक्स, इंटरेस्ट और फी को कंप्यूट करना है. जो भी टोटल इनकम क्लॉज ए के अनुसार एडजस्टमेंट करने के बाद कंप्यूट की जा रही है, उस पर टैक्स, इंटरेस्ट और फी निकालना है. उसके बाद जो सम पेएबल है, अमाउंट रिफंड कितना ड्यू है, वो तय करना है. क्योंकि और उसको तय करने से पहले टीडीएस, एडवांस टैक्स, टीसीएस, 89 का रिलीफ, 90 ए और 91 के रिबेट, ये सारे, या कोई भी रिबेट जो चैप्टर 8 के पार्ट ए में है, जो रिबेट का चैप्टर है, तो वहाँ पर वो सारे रिबेट भी पहले अलाउ करने होंगे. और उन रिबेट्स को अलाउ करने के बाद हमको जो टैक्स पे किया गया सेल्फ असेसमेंट के आधार पे वो भी अलाउ करना होगा. और उसके अलावा भी अगर कोई टैक्स, इंटरेस्ट या फी पे की है उसको भी अलाउ करना होगा. एसएससी ने किसी और पर्पज़ के लिए मान लीजिए पे कर दी है, उसको भी यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं. नहीं, जहाँ प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ उसको एडजस्ट कर लीजिए. उसके बाद एन इंटीमेशन शैल बी प्रिपेयर्ड और जनरेटेड. उसका इंटीमेशन प्रिपेयर किया जाएगा या जनरेट किया जाएगा और एसएससी को भेज दिया जाएगा. और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं तो जनरेट करके भेजते हैं, और बाई पोस्ट भेजते हैं तो उसको प्रिपेयर करके भेज सकते हैं. और उस इंटीमेशन में क्या लिखा होगा? उस इंटीमेशन में ये होगा कि स्पेसिफाई है कि कितना सम तय किया गया था. यहाँ पे जो टैक्स, इंटरेस्ट या फी है वो तो कंप्यूट की जाती है. जो सम पेएबल या रिफंड ड्यू है उसको डिटरमिन किया जाता है, यानी तय किया जाता है. और जो भी रिफंड ड्यू है उसके बाद वो ग्रांट कर दिया जाएगा एसएससी को. ये ई में आ रहा है. और इसके लिए फिर टाइम भी निर्धारित किया गया कि कोई भी इंटीमेशन जो भेजा जा रहा है एसएससी को, जहाँ पर उसने लॉस डिक्लेयर किया था अपने रिटर्न में, और जो लॉस है उसको एडजस्ट कर दिया गया, एडजस्टमेंट किए गए हैं, लेकिन कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट या फी भी कोई भी इनमें से पेएबल नहीं है उस एडजस्टमेंट पर के बाद भी, तो और या फिर कोई रिफंड भी ड्यू नहीं है अगर, फिर भी एक इंटीमेशन उसको भेजा जाएगा. प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो इंटीमेशन अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर. और उस फाइनेंशियल ईयर के अंत के बाद 1 साल के बाद कोई इस तरह का इंटीमेशन नहीं भेजा जा सकेगा. तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ रहा है कि जो हमने देखा था, इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम एनी इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न. उसके बाद है 1A. 1A में कहा गया कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द रिटर्न की प्रोसेसिंग के पर्पज से जो सबसेक्शन 1 में की जा रही है, तो बोर्ड एक स्कीम बना सकता है जो कि सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग की स्कीम होगी, जिससे कि एक्सपीडिशियसली ये तय किया जा सकेगा कि कितना टैक्स पेएबल था या रिफंड था. ये जो डिटर्मिनेशन वाली बात है वो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग से की जाएगी और ये कंप्यूटर प्रणाली से होता है. और 1B में कहा जा रहा है कि सेम एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड for the purpose of giving effect to the scheme made under section 1A, the central government may by notification of official gazette direct that any of the provisions of this act relating to the processing of returns shall not apply. इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगा कि रिटर्न्स के प्रोसेसिंग के सिलसिले में कि कोई भी इस एक्ट के प्रावधान नहीं अप्लाई करेंगे या एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन या अडेप्टेशन के साथ अप्लाई करेंगे, जैसा कि उस नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया जाएगा. और सो हाउएवर दैट कोई भी डायरेक्शन नहीं इशू किया जाएगा 31 मार्च 2012 के बाद. 31 मार्च 2012 से पहले आप क्या कर सकते हैं
कि अगर आपका कंप्यूटर प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है तो कुछ प्रावधानों को आप डिक्लेयर कर दिए कि ये नहीं अप्लाई करेंगे, जिसको कि कंप्यूटर प्रणालीकृत नहीं किया जा सकता होगा। और बाद में खैर 31 मार्च 2012 तक के लिए ये सुविधा थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और उसके बाद ये सुविधा नहीं, यानी उसके बाद जो भी प्रावधान है वो लगेंगे। उसके बाद एवरी नोटिफिकेशन विच वॉज इशूड, यानी कोई डायरेक्शन उसके बाद इशू नहीं होगा, जो डायरेक्शन उसके पहले इशू हो गए हैं वो लागू रहेंगे 31 मार्च 2012 के बाद भी। और 1C में ये कहा जा रहा है कि हर नोटिफिकेशन जो 1B के तहत इशू किया जा रहा है और जो स्कीम इशू की जा रही है, वो जैसे ही वो इशू होता है उसके बाद जल्दी ही उस नोटिफिकेशन को ले किया जाएगा प्रत्येक हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुसार है कि 30 दिन तक उसको ले डाउन किया जाएगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट की टेबल पे। और 1D में कहा जा रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, जो प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स हैं वो जरूरी नहीं होगा वेयर ए नोटिस हैज बीन इशूड द एसएससी अंडर सबसेक्शन 2, जहां पर 143(2) का नोटिस यानी स्क्रूटनी का नोटिस इशू कर दिया गया एसएससी को, वहां पे प्रोसेसिंग करना जरूरी नहीं होगा। ये बात 1D में लिखी गई थी, लेकिन इसको 1 अप्रैल 2017 से खत्म कर दिया गया है। यानी 1 अप्रैल 2017 के बाद जो 17-18 असेसमेंट ईयर से शुरू करके ये जो प्रोसेसिंग के है वो होनी जरूरी है। भले ही स्क्रूटिनी का नोटिस इशू कर दिया गया रहा है। नाउ 2 में क्या कहा जा रहा है, 143(2) वही जो नोटिस की जो बात है, जहां पर भी रिटर्न फर्निश की गई है 139 सेक्शन में या फिर 142(1) के नोटिस के रिस्पॉन्स में। अब देखिए 142(1) के नोटिस के रिस्पॉन्स की बात आ रही है यहाँ पे, कि जब वो नोटिस के रिस्पॉन्स में एसएससी रिटर्न भर देता है तो जो असेसिंग ऑफिसर है या जो प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी है, अगर उसे जरूरी या एक्सपीडिएंट लगता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे एक्सपीडिएंट लग रहा है, मतलब चीज़ों को तेज़ी से और इफेक्टिवली आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी लग रहा है कि एसएससी ने अंडरस्टेट नहीं किया अपने इनकम को, ये सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी लग रहा है कि एसएससी ने अपने इनकम को अंडरस्टेट नहीं किया है या जो इनकम है उसको उसमें उसने बहुत ज़्यादा लॉस, ज़रूरत से ज़्यादा लॉस नहीं कंप्यूट कर दिया, या उसने टैक्स का अंडर पेमेंट तो नहीं कर दिया किसी भी तरीके से। तो जहाँ उसको ये सुनिश्चित करना है असेसिंग ऑफिसर को कि टैक्स कम तो नहीं पे हो गया, लॉस ज़्यादा तो नहीं क्लेम हो गया, अपनी इनकम को कम करके तो नहीं दिखा दिया एसएससी ने, तो अगर वो ज़रूरी समझता है ऐसा करने के लिए तो वो नोटिस सर्व करेगा, एसएससी पे एक नोटिस सर्व करेगा और उसमें डेट स्पेसिफाइड होगी, और ये या तो ऑफिस अटेंड करने के लिए इशू किया जाएगा या फिर कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए इशू किया जाएगा असेसिंग ऑफिसर के सामने, यानी कोई भी एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए इशू किया जाएगा जिस पे एसएससी रिलाय कर सकता हो, जिस पे एसएससी निर्भर कर सकता हो इन सपोर्ट रिटर्न, अपने रिटर्न के सपोर्ट में। तो कहने का मतलब ये कि एसएससी से कहा जा रहा है कि अटेंड करिए, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये चीज़ बुक्स या कोई एविडेंस को साथ प्रोड्यूस कर दीजिए। एनी एविडेंस यानी एक स्पेसिफाई करके किसी भी एविडेंस को जो चाहिए प्रोड्यूस करवाया जा सकता है जिस पे एसएससी रिलाय करेगा। तो एविडेंस ऐसा होना चाहिए जिस पे एसएससी में रिलाय अपने रिटर्न के सपोर्ट में। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोवाइजो है कि प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी सर्व्ड ऑन द एसएससी after the expiry of 6 months from the end of the financial year in which a return is furnished. तो इसका जो टाइम लिमिट दी हुई है इस नोटिस के लिए कि जो 6 महीने हैं एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से जब रिटर्न फर्निश की जाती है, उस साल के ख़त्म होने के बाद 6 महीने
तक ये नोटिस भेजा जा सकता है, इसके बाद नहीं। और प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस ऑन दिस सबसेक्शन शैल बी सर्व्ड ऑन द आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months। वही डेट आ गई। और थर्ड में क्या कहा जा रहा है कि ऑन द डे स्पेसिफाइड, जो डे स्पेसिफाई किया गया है नोटिस में इन द रिटर्न में स्पेसिफाई किया गया है, डे स्पेसिफाइड इन द नोटिस, सॉरी नोटिस में जो स्पेसिफाई किया गया डे, जो नोटिस सबसेक्शन 2 में इशू किया गया था, और एज सुन एज आफ्टरवर्ड्स, या उसके जल्दी ही बाद में, और एविडेंस को सुनने के पश्चात, आफ्टर हियरिंग सच एविडेंस एज द एसएससी में प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करेगा, एंड सच अदर एविडेंस, और ऐसा दूसरा कोई एविडेंस जो कि असेसिंग ऑफिसर उसको ज़रूरी करता है, ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स रिक्वायर करता है कि आप ये दीजिए। एंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलिवेंट मटेरियल, सारे रेलिवेंट मटेरियल को नज़रअंदाज मद्देनज़र रखते हुए, जो उसने गैदर किया था, जो गैदर किया हुआ एविडेंस है, उसको भी ध्यान में रखते हुए असेसिंग ऑफिसर एक ऑर्डर करेगा राइटिंग में, और उसकी टोटल इनकम को एस्टिमेट को असेस करेगा, या एस्टिमेशन नहीं, असेसमेंट है, और वो सम पेबल डिटर्मिन करेगा, या वो रिफंड को डिटर्मिन करेगा जो उसके द्वारा पेबल है, ऐसे असेसमेंट के आधार पे। और यहाँ पे ये शब्द जो है, और एज सून एज आफ्टरवर्ड, इसका मतलब जो स्क्रूटनी है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना जरूरी है। प्रोवाइडेड दैट अगर वो एसोसिएशन, वो रिसर्च एसोसिएशन है जो 1021 में एग्जाम्पशन है, इसको न्यूज़ एजेंसी है, कोई ऐसी एसोसिएशन है जो कि सेक्शन 1023A में एग्जाम होती है उसकी इनकम, या कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि 1023B में रेफर किया रही है, या कोई अडेप्टेड इंस्टीट्यूशन है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो 1023C में कवर होती है। ये 10 वाली जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके एग्जाम होते हैं इनकम्स। तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और साथ में जो 1023C में जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर पर उसके सब क्लॉज 6 या 6A में, या 5 में, या फिर 4 में, 4, 5, 6 एंड 6A में, जिनको रिटर्न भरना ज़रूरी है 139(4)C में। ऐसे केस में कोई भी ऑर्डर असेसमेंट करते हुए टोटल इनकम के या लॉस के नहीं किया जाएगा। नो ऑर्डर मेकिंग एन असेसमेंट शैल बी मेड बाय द असेसिंग ऑफिसर विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 के प्रोविजंस को इफेक्ट दिए बिना नहीं किया जाएगा, अनलेस का मतलब तब ये इस कंडीशन में किया जाएगा जब तक कि ऐसा ना हो कि असेसिंग ऑफिसर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दिया हो कि ये कॉन्ट्रवेंशन था, इस एसएससी का कॉन्ट्रवेंशन जो प्रावधान है उसका कॉन्ट्रवेंशन उसने किया है, और उसके आधार पे जो अप्रूवल है जो ग्रांट किया गया था ऐसे रिसर्च एसोसिएशन को, या हॉस्पिटल को, या दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूशन को, वो विड्रॉ कर दिया गया रहा है। यानी जो अप्रूवल उसको मिला था एज ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसके आधार पे उसकी इनकम टोटल इनकम में नहीं जुड़ती थी, उस अप्रूवल को विड्रॉ कर दिया जाए, या जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था इन रिस्पेक्ट ऑफ सच न्यूज़ एजेंसी और फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिसाइंड, या जो नोटिफिकेशन था, अप्रूवल था, या फिर वो नोटिफिकेशन था, अप्रूवल था तो उसको विड्रॉ कर लिया गया है, नोटिफिकेशन था उसको रिसाइन कर लिया, यानी कि उसको वापस ले लिया। तो ऐसे कंडीशन में अगर एक बार असेसिंग ऑफिसर वो इन्फॉर्म कर देता, इंटीमेट कर देता सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस तरीके से इन्होंने अनुपालन नहीं किया है और कॉन्ट्रवेंशन किया है इन प्रावधानों का, और उसके आधार पर उनका कैंसिल होना चाहिए, तो उस तरह से प्रावधान आ गया, तो अब ये सब चीज़ें इसमें उनका अप्रूवल कैंसिल किया जा सकता है। जब अप्रूवल कैंसिल हो या उसके बाद
उसको करने के बाद वो उस सेक्शन 10 के बेनिफिट को विड्रॉ करके और असेसमेंट कर सकता है। और इसमें अगला प्रोवाइजो कहता है कि where the assessing officer is satisfied with the activities of the university, college or other institution referred to in clause 2 and 3 of the subsection 1 of section 35, असेसिंग ऑफिसर ये संतुष्ट हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं इन इंस्टीट्यूशंस की, they are not being carried out in accordance with all the conditions subject to which, जिन कंडीशंस के अधीन वो अप्रूवल दिया गया था, वो एक्टिविटीज़ नहीं कैरी आउट की जा रही हैं, तो उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे के कि वो शो करे कारण कि अगेंस्ट द प्रपोज विड्रॉल टू द, जो विड्रॉ करना है अप्रूवल, उसके खिलाफ कारण शो करे, और उसके बाद वो इस अपॉर्चुनिटी को दे के, तो देने के बाद रेकमेंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रेकमेंड कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अप्रूवल को विड्रॉ कर लिया जाए, और एंड दैट द गवर्नमेंट बाय ऑर्डर विड्रॉ, और गवर्नमेंट भी ऑर्डर से विड्रॉ कर सकती है और विड्रॉ करके अप्रूवल को फॉरवर्ड कर सकती है कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द कंसर्न यूनिवर्सिटी, कॉलेज और द अदर इंस्टीट्यूशन एंड द असेसिंग ऑफिसर। और बशर्ते ये भी है प्रोवाइडेड ऑल्सो that notwithstanding anything contained in the first and the second provisos, फर्स्ट और सेकेंड प्रोवाइजो में कुछ भी लिखा हो उसको नजरअंदाज करते हुए, नो इफेक्ट शैल बी गिवन बाय द असेसिंग ऑफिसर टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन क्लॉज 23C ऑफ 1023C का इफेक्ट नहीं दिया जाएगा ऐसे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के केस में प्रीवियस ईयर के लिए, यदि 215 के प्रोविजन यानी प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो क्लॉज 15 ऑफ सेक्शन 2, फर्स्ट प्रोवाइजो है उसके जो प्रावधान है वो अगर एप्लीकेबल हो जाते हैं इन द केस ऑफ सच पर्सन, ऐसे पर्सन के केस में, इन सच प्रीवियस ईयर, ऐसे प्रीवियस ईयर के लिए, वेयर और नॉट द अप्रूवल ग्रांटेड बाय सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन or notification issued in respect of such trust or institution has been withdrawn or rescinded, कि जो अप्रूवल था वो भले ही रिसाइन ना किया गया हो, या अप्रूवल को भले ही कैंसिल ना किया गया हो, या जो नोटिफिकेशन था उसको रिसाइन भले ही ना किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी 215 के फर्स्ट प्रोवाइजो से अगर हिट करता है, वो हिट कर जाता है वो इंस्टीट्यूशन, वो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं किसी पर्सन केस में, तो ऐसे केस में वो असेसिंग ऑफिसर जो है सेक्शन 10 का बेनिफिट नहीं देंगे। तो फर्स्ट प्रोवाइजो को एक बार रिवाइज करने के लिए फिर से देख लेते हैं 215 फर्स्ट प्रोवाइजो। ये 215 है, और ये इसका फर्स्ट प्रोवाइजो है। 215 में चैरिटेबल पर्पस को डिफाइन किया गया है, और वहां पे कहा गया है कि एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, सामान्य जनता के इस्तेमाल का जो अगर ऑब्जेक्ट है यानी उद्देश्य, उसका एडवांसमेंट, उसको आगे बढ़ाना, ये भी एक चैरिटेबल पर्पस माना गया है। और लेकिन फर्स्ट प्रोवाइजो में कह दिया गया है कि ये जो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है, ये चैरिटेबल पर्पस कब नहीं होगा, ये पर चैरिटेबल पर्पस तब नहीं होगा अगर उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व है जो कि ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस वाली एक्टिविटी है, या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि किसी ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस के रिलेशन में सर्विस देने की, सर्विस रेंडर करने की ये एक्टिविटी है, और ये जो कार्य है किसी के लिए फीस लिया जाता है या कोई और वजह से किया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ यूज और एप्लीकेशन,
जो भी एप्लीकेशन जो इस्तेमाल है या रिटेंशन है इनकम का, उसको ध्यान में न रख के केवल ये देखना है कि क्या जो एक्टिविटी है वो ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है क्या, और अगर वो है तब आगे क्या देखना है कि सच एक्टिविटीज अंडरटेकिंग इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द सच एडवांसमेंट। जो पब्लिक यूटिलिटी का एडवांसमेंट था उसको कैरी आउट करने में वो क्या एक्टिविटी की जा रही है। जैसे जनरल पब्लिक का कोई भी कार्य है, उसको करने में अगर ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस वाली एक्टिविटी की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई मंदिरों के बाहर चप्पल जूते इकट्ठे करने का जो काम है, उसके लिए एक छोटी सी फीस ली जा रही है मान लीजिए, तो वहां पर जनरल पब्लिक यूटिलिटी का तो कार्य है, लेकिन फीस भी उसके लिए ली जा रही है। और तो वहां पे अगर जहां पे एक्चुअल जो कार्य हो रहा है एडवांसमेंट का जनरल पब्लिक यूटिलिटी के, उस कार्य में अगर ट्रेड या कॉमर्स या बिजनेस की एक्टिविटी कर भी ली जाती है तो भी वो चैरिटेबल पर्पस ही रहेगा। और 2 में ये लिखा गया कि जो एग्रीगेट, जो कुल मिला के जो रसीदें हैं, जो रिसीट्स हैं, प्राप्तियां जो हैं ऐसी एक्टिविटीज से प्रीवियस ईयर के दौरान, वो 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं कुल रिसीट्स के मुकाबले में, ट्रस्ट के या इंस्टीट्यूशन के